हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है? सभी को सुन पा रहे हैं भाई? बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का भाई हमारी क्लास में। चलिए ठीक। तो जो सवाल हमने कर लिए थे बेटा उसको आगे बढ़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ये अपना कल का लास्ट क्वेश्चन था शायद, है ना? अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आज अपने को कंटिन्यू करना है। हाँ जी। चलो भाई, क्वेश्चन करके बताओ बेटा, क्या आंसर निकल के आ रहा है?
देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम्स ऑफ अच्छा ये शायद हो गया है, केंद्रीय कोण भी हो गया, ये पाई वाला भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ यहां तक, यहां से अपने को करना है ना, क्योंकि मैंने आपको रेक्टेंगल तक का इंट्रोडक्शन भी दे दिया था शायद। मैंने आपको रेक्टेंगल का मैंने आपको इंट्रो भी दे दिया था मैंने रेक्टेंगल का कि भाई क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर दिया हुआ है A took 15 सेकंड टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली, और स्पीड आपको दे रखी है, एंड B took the same time, ये 52 मीटर पर मिनट, एंड B took the same time to cross the same field along the sides walking at the rate of 68 मीटर पर मिनट। ये आपका क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने आपको पेरीमीटर का रिलेशन बताया था किसके साथ, हाँ ये भी हो गया था, रेडियन वाला बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल मैंने आपको बेटा एक रिलेशन बताया था, जिसमें मैंने आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर का रिलेशन बताया था, एरिया का और डायगोनल का, तीनों का मैंने रिलेशन आपको कल बताया था, अगर आपको याद है तो। अगर नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बगैर उसके अपन कर सकते हैं। देखो एक व्यक्ति जा रहा है डायगोनली 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से, शंकर जी बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। तो 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 15 सेकंड में, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, कितना हो गया, ये 13 हो गया। अब 13 डायगोनल है, जैसे ही 13 दिखता है तो मेरे दिमाग में ट्रिपलेट नंबर आ जाता है 5, 12 और 13, मतलब अगर 13 डायगोनल है तो एक साइड 12 और एक साइड 5 हो सकती है, पॉसिबल है। 5, 12, 13 का बेटा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 क्या है, ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर। 8, 15, 17 क्या होता है बेटा, ट्रिपलेट नंबर। 9, 40, 41 ट्रिपलेट है। 11, 60, 61 ये क्या है, ये ट्रिपलेट नंबर है। ट्रिपलेट नंबर 13 को देख के मेरे दिमाग में आ गया कि 12 और 5 हो सकती है, साइड पर चेक करना पड़ेगा। 68 की स्पीड से 15 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 17। तो अगर साइड्स के अलोंग जाओगे, 12 इधर 5 इधर, तो 17 ही तो हो रहा है, सेम पॉइंट पे तो पहुंच रहा है आदमी, एक भुजा के सापेक्ष जा रहा है। तो 12 और 5, तो एरिया क्या हो जाएगा, 12 पंजा 60 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। करके बताइए। साइड्स ट्राइंगल की दे रखी हैं, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 52 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई, इसमें किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, सभी से बनना चाहिए वाला क्वेश्चन। देखो बेटा साइड्स अगर 1/2 अपॉन 1/3 अपॉन 1/4 है, अगर ये साइड्स हैं, ये रेशो है, तो मैं इसका एलसीएम मतलब मैं इसे 12 से गुणा कर दूंगा। कितने से, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 6:4:3।
तो टोटल कितना हो रहा है? पेरीमीटर तो तीनों भुजाओं का योग होता है भैया। भुजाएं कितनी हो गई हैं? 6:4:3 हो गई भुजाएं। तो पेरीमीटर कितना हो रहा है? तो आप कहोगे सर 13x, टोटल क्या हो रहा है? 13x, जो कि 52 के बराबर। तो भाई x बराबर क्या आ गया? 4। सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 3 रेशो। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 12। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, सभी बच्चे सहमत हैं क्या इस बात से? ठीक है बेटा, कमेंट करते जाना। मैंने साइड्स को पहले क्या कर दिया? इंटीजर बना दिया। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम के बारे में अपने को अब चर्चा करनी पड़ेगी। ट्रेपीजियम का देखो, मैं आपको बताता हूँ ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ट्रेपीजियम क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में देखिए। ट्रेपीजियम एक ऐसी आकृति होती है बेटा जिसमें पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बराबर। मतलब इसकी हाइट जो है h हो गई। दो साइड्स इसमें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो जो एरिया होता है ट्रेपीजियम का, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। टू साइड्स मेरा जी पैरेलल, इक्वल नहीं बेटा, इक्वल नहीं, क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो 1/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 24 दिया हुआ है, हाइट आपको 24 दी है। पैरेलल साइड्स का सम 5 और 3 कितना? 8x इंटू 24 बराबर क्या दिया हुआ आपको? 1440 दिया हुआ है। ये कटा तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है? सीधा सीधा 15। पर आपसे क्या पूछा है? इसकी लंबी वाली भुजा। तो लंबी वाली भुजा कितनी? 5x। तो x बराबर 15 है, तो 5x बराबर 75। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? भाई किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछो। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। लास्ट वाला देखो शंकर जी, पहले मैंने एरिया का फॉर्मूला लगा के इज इक्वल टू 1440 रखा, जिससे मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक भुजा छोटी वाली है 3x, लंबी वाली भुजा कितनी है? 5x। तो लंबी वाली भुजा पूछ रहा है वो, तो लंबी वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 5 गुणा x, x की जगह 15 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 75। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। बेटा आवाज प्रॉपर आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो, चलो अगला क्वेश्चन। सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6.5, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, अगर विकर्ण 26 हो तो दूसरा विकर्ण की लंबाई। देखो, अब मैं यहां पर आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं रोम्बस के साथ। रोम्बस एक ऐसी आकृति होती है बेटा। अच्छा, रोम्बस के बारे में मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बता देता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। रोम्बस के बारे में समझिएगा, है ना। क्या होता है रोम्बस? देखिएगा, रोम्बस में अगर साइड ए है तो सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं बेटा, इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे काटते हैं भाई? 90 पे। बात समझ में आ रही है? रोम्बस के जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसका जो पेरीमीटर है वो तो साफ साफ 4 × a हो जाएगा, पेरीमीटर में कोई समस्या नहीं है। ठीक,
एक डायगोनल अगर बेटा मैंने D1 माना, दूसरा डायगोनल अगर D2 है, तो इसका एरिया होता है हाफ ऑफ D1 D2। ये एरिया का फॉर्मूला है, हाफ ऑफ D1 D2, जहां पर D1 D2 क्या है, D1 और D2 इसके क्या है, डायगोनल्स, विकर्ण है, ठीक है ना। D1 D2 क्या है बेटा, इसके डायगोनल्स हैं। तो ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। इसके अलावा आप इस बात को समझो कि भाई अगर पूरा का पूरा डायगोनल D1 है तो ये D1/2 होगा और ये D2/2 होगा। एक D1 का आधा यहां से लेके यहां तक, ये D1 का आधा हो गया, और ये किसका आधा हो गया बेटा, ये D2 का आधा हो गया। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं अगर मैं, D1/2 का स्क्वायर D2/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, है ना। अगर आप चाहो तो a की वैल्यू निकाल सकते हो, वो हो जाएगी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2। ये भुजा की वैल्यू, मैं अगर पूरे पे रूट लगा दूंगा तो ये साइड की वैल्यू। नहीं समझ में आया? देखो शंकर जी, मैं दोबारा समझा देता हूं। यहां से ये D1 D2 वाला पॉइंट देखो, एरिया तो आपको समझ में आ गया कि एरिया हाफ D1 D2 हो गया, पेरीमीटर हो गया 4 into a हो गया। अब कुल मिला के बात ये है कि जब पूरा डायगोनल आपका ये यहां से लेकर यहां तक नीचे तक अगर ये D1 था, तो आधा तो D1 का आधा हो जाएगा D1/2 और ये हो जाएगा D2/2। तो आप पाइथागोरस थ्योरम, भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये D1/2 है, ये D2/2 है, और ये क्या है, ये A है। भाई ये जो ट्राइंगल है ना, इसको मैंने बना दिया। तो आप तो जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब D1/2 का स्क्वायर D2/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो शंकर जी। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाय 4 बराबर a स्क्वायर। अगर मैं रूट लगा दूं तो a मेरे पास क्या आ जाएगा, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अंडर रूट बाय 2, ये निकल के आ जाएगा, है ना। अगर मैं रूट लगा दूं तो ये a का मेरे ये निकल के आ गया, बस इतना ही, है ना। तो ये चीजें जरूरी हैं। पेरीमीटर आपको पता है, आपको एरिया पता है, आपको एक ये ए का और ये डायगोनल्स का रिलेशन पता है। इसके अलावा एक चीज आप ये कह सकते हो कि जो एरिया होगा वो 1/2 साइड है ए इंटू हाइट क्या हो गई h। ये फॉर्मूला भी काम करता है अगर आपको हाइट पता है। हाइट मतलब, मैं ड्रॉ कर देता हूं, हाइट क्या होगा पहले ये देखो, देखो समझो, हाइट क्या होगी बेटा, इसे कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे हाइट कहा जाएगा। ये h है, ये हाइट है। तो एरिया हो जाएगा हाफ, साइड इंटू हाइट भी करोगे तो भी आ जाएगा, है ना। इस चीज को अपन हाइट बोलेंगे। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। इसका अपन डेरिवेशन भी कर सकते हैं आप चाहो तो, ये हाइट, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहां तक बात समझ में आ गई। फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला है एरिया बराबर 1/2 भुजा गुणा ऊंचाई, 1/2 साइड है a इंटू हाइट क्या है h, साइड है a और हाइट है h। ये एरिया का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का। शंकर जी अगर एरिया निकालना है तो, है ना। एरिया के दो फॉर्मूला हो गए। चलो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। लेंथ ऑफ वन साइड दे रखी है 6.5, एल्टीट्यूड दे रखा है 10, एक डायगोनल भी दे रखा है 26, दूसरा डायगोनल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। साइड कितनी है 6.5, एल्टीट्यूड कितना है 10,
एल्टीट्यूड कितना है 10। अब इसके बाद एक डायगोनल आपको दे रखा है 26 सेंटीमीटर। क्या कोई बता पाएगा इसका आंसर क्या होगा? दूसरा डायगोनल आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा डायगोनल आपसे पूछा जा रहा है। देखो मैंने आपको बोला एरिया होता है हाफ d1 d2, और मैंने ये भी बोल दिया कि एरिया होता है a इंटू एच। होता है कि नहीं होता? तो भाई हाफ से हाफ कटा, d1 कितना, तो आप कहोगे सर एक डायगोनल 26, दूसरा डायगोनल पता नहीं, ये 6.5 है और गुणा में क्या है 10। तो 26 गुणा d2 बराबर हो गया 65, है ना। 26 गुणा d2 बराबर 65, तो काटोगे 13 दूना 13 पंजे, तो भाई d2 बराबर क्या निकल के आ रहा है भाई 5/2 निकल के आ रहा है ये तो। और कुछ तो गड़बड़ है। सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6.5 है, ऊंचाई 10 है। हाँ 2.5 ही आएगा बेटा, पर 2.5 ऑप्शन में दिया नहीं है, हो सकता है एरर हो। हाँ पर ये आंसर यही निकल के आएगा, आंसर यही निकल के आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे ख्याल से 65 की जगह 65 हो सकता था। अगर 65 होता तो 65 इंटू 10 बटा 26 करते, ये 2 हो जाता है, 5 हो जाता। आंसर तो भी नहीं आएगा। खैर ठीक है, बाकी हाँ अप्रोच यही है। आपको बस ऑप्शंस में हो सकता है कि बिल्कुल एरर हो, पर हाँ मेथड यही है कि d1 d2 बराबर a इंटू एच, तो हाफ से हाफ कट जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक सेकेंड बेटा, मैं कंफर्म करूं तो यहां हाफ नहीं आएगा। हाँ है तो सब सही है, मैंने फॉर्मूला मैंने ही गलत बता दिया। ऑप्शन सही है, हाफ d1 d2 बराबर क्या होगा a इंटू एच। यहां हाफ नहीं लगेगा, a इंटू एच क्यों, देखो आप समझो, a इंटू एच के मैं इसे डिराइव कर देता हूं, हाफ नहीं आएगा। तो आंसर आपका 5 सेंटीमीटर अब निकल के आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला मैंने ही गलत लिख दिया था। देखो अगर ये a है, समझना बात को, और अगर ये क्या है यहां से लेकर यहां तक ये अगर h है, तो एक ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इससे तो एक ट्राइंगल का ही तो एरिया आएगा, सिर्फ इतने का आएगा। जब आप इसका डबल करोगे तो पूरे रोम्बस का एरिया होता है AH होता है, वो आप उसको करेक्शन कर लेना बेटा। हाफ d1 26 है, d2 हमें नहीं पता, और ये 6.5 इंटू 10 हो जाएगा सीधा 13, d2 बराबर 65, तो d2 बराबर सीधा सीधा क्या आएगा 5 ही निकल के आएगा। आंसर ऑप्शन सही है, एकदम सही है। मैंने फॉर्मूला ही मैंने गलत बता दिया था बेटा, नोट डाउन कर लेना इस बात को कि एरिया AH होगा सीधा सीधा। ठीक है जी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल, पैरेललोग्राम ABCD has side AB 24, AD 16, distance between BC and DC 10 cm, find the distance between AD and BC। देखो अब ये बात हो रही है किसकी, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम भी समझो आप, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं बेटा, आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ये A है, अगर ये B है, तो जो इसका एरिया होता है, हाइट क्या ले लिया अपन ने h, तो इसका भी एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा बेटा AH, इसका एरिया क्या हो जाएगा AH। पर आप इस बात को भी समझो, ये चीज थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी कठिन है, कि ये आपका पैरेललोग्राम है। अगर बेटा मैं इस साइड को बढ़ाऊं, इस साइड को अगर मैं एक्सटेंड करूं, तो अच्छा ठीक है, फिलहाल एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही, कि जो हाइट बन रही है ना इस वर्टेक्स से अगर आप बनाओगे तो इसके अंदर ही बन रही है, ये बन गई हाइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये भी तो हाइट है, और यहां पर जो बन रही है ये भी क्या है, ये भी हाइट। हालांकि दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, एक h1 है और एक h2। यहां बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि जो हाइट है मैंने डायग्राम ऐसा बनाया, दोनों ही अंदर बन रही है, पर कभी कभार हाइट जो है बाहर भी चली जाती है ना। तो फिलहाल देखो, तो ये है A और ये है B,
ठीक है ना। तो अगर पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी, ए बी हटा देते हैं, ए बी 24 है, इसके बाद ए डी आपको क्या दिया हुआ है, 16 दिया है, फिर बोल रहा है ए बी और डीसी के बीच, मतलब ए बी और डीसी के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आपको H1 दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, और एडी और बीसी के बीच का डिस्टेंस मतलब H2 आपको निकालने को बोल रहा है। बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए सुनिएगा आप बात को। तो एरिया तो भाई यही होता है ना कि अगर बेस है 24 तो हाइट क्या हो जाएगी 10, बेस है 16 तो हाइट क्या हो जाएगी H2, 4 के पहाड़े से काटोगे 4 बार में 6 बार में, 3 और 5, ये 4 भी कट गया, तो H2 बराबर क्या आ रहा है, 15। बात समझ में आई कि नहीं सभी को? देखो मैं दोबारा समझा देता हूं, मैं न्यू पेज पे समझाता हूं आपको शंकर जी, देखिएगा। ये आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है? ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया कैसा, सपोज ये ए बी सी डी, ये बन गई हमारी हाइट, तो जो एरिया होगा इसका, जो एरिया होगा सीधा सीधा ए बी इंटू एच हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, है ना, ये वाला हो गया एरिया डायरेक्ट ये। पर अगर आपने बेस क्या ले लिया होता, बीसी, मैं तो किसी भी साइड को बेस ले सकता हूं ना, पर अगर मैं बेस को बीसी लूंगा तो जो हाइट बनेगी वो कहां से बनेगी, बनेगी तो सामने से, पर यहां से आएगी, ये बनेगी हाइट। भाई सामने वाली साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम हाइट बोलते हैं। तो अगर बेस आपका क्या है, बीसी है, तो हाइट क्या हो जाएगी इस बार H2, अगर पहले H1 थी तो अभी क्या हो जाएगी, हाइट H2 हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये एडी और बीसी के बीच, देखो आप ऐसा समझो कि ये एडी है, मैंने इसको पूरा बड़ा बना दिया, और ये बीसी है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आएगा ना, ठीक है ना, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकल के आएगा। तो ये एडी है अगर आप इसे एक्सटेंड करते हो, और ये बीसी है, तो ये इनके बीच का क्या निकल के आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो H2 है, और AB और AD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये निकल के आ गया डायरेक्ट H1। तो इन दो भुजाओं के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, H1, और इन दो भुजाओं के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, H2, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। तो आपको तो क्या करना है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट करेंगे तो अपना सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, अपने पास एरिया निकल के आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है। ठीक, तो हमें वही करना था कि हमें बेस इंटू हाइट करना था। तो देखो अब यहां पर अगर बेस 24 है, हाइट क्या लेनी है तब अपने को H1, H1 आपको दिया 10, और जब बेस आपने 16 ले लिया तो हाइट क्या ले लिया अपन ने, H2, H2 आपको पता करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपलीफाई करोगे H2 निकल के आ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। बेटा बफरिंग सभी के साथ हो रही है कि बफरिंग तो नहीं हो रही? हाँ मेरी तरफ भी थोड़ी थोड़ी बफरिंग हो रही है, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। Circumference of a circle is 11 centimeter and the angle of the sector of circle is 60, the area of the sector. देखो
ये चीज अब मैं आपको समझाता हूं, बहुत ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझना। सर्कल है, कोई भी सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। पहली तो दो चीजें ये हो गई। इसके बाद अगर आपने सेंटर से एक थीटा एंगल ले लिया, थीटा एंगल, तो सिर्फ इतने का, ये जो थीटा एंगल वाला जो प्रक्षेपित भाग है, सिर्फ इतने का ही अगर आपको एरिया निकालना हो, सिर्फ इतने का, तो ये एरिया क्या होगा? तो बेटा ये एरिया होगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। एरिया ये क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अगर सिर्फ यहां से यहां तक की चाप की लंबाई चाहिए, मतलब ये वाली चीज, ये वाली चाप की लंबाई चाहिए, तो बेटा ये लेंथ ऑफ आर्क को मैंने एल बोल दिया, तो ये जो एल आएगा, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, ये होगा थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। दो चीजें कि अगर एरिया चाहिए तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और अगर चाप की लंबाई चाहिए तो थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? अब आपको सरकमफेरेंस परिधि आपको दी गई है 2 पाई आर। 2 पाई आर आपको सीधा सीधा क्या दिया हुआ? आपको 11 दिया हुआ है। कोण भी आपको दिया है। एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा। 2 पाई आर अगर आपके पास 11 है तो मैं स्क्वायर करूं अगर, तो या फिर मैं ऐसा कर देता हूं कि r बराबर अगर मैं लिखूं r इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर 11 बटा 2 पाई होगा। बोलो हाँ या ना? r बराबर क्या हो जाएगा? 11 बटा 2 पाई हो जाएगा। हमें चाहिए है एरिया। एरिया का फॉर्मूला ये रहा, तो एरिया क्या हो जाएगा? थीटा है 60 बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 11 गुणा 11 बटे 2 पाई गुणा 2 पाई, यही हो गया ना आर स्क्वायर। भाई आर तो आपको पता है 11 बटे 2 पाई, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11 11 बटे 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो एक तो पाई से पाई कट गया, ये आ गया 6। अब मेरे पास बचा है 121 बटा 6 दूनी 12 दूना 24 और 11, ये 22 बटा 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो काटोगे तो 11 और ये कितना हो जाएगा? 2। तो कुल मिला के 77 बटा 48 आ रहा है, 77/48। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई? 9, और ये 29 ही आएगा। एक बार कटेगा, 1:29/48। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कठिन लग रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया। देखो सरकमफेरेंस से आप रेडियस निकाल लोगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दोगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में। बिल्कुल शंकर जी, मैं रिपीट करता हूं, देखो समझो। आपको क्या क्या यहां पर दिया है? आपको यहां पर 2 पाई आर दिया था, परिधि कितनी दी थी? 11। तो आपने रेडियस निकाल लिया 11 बटा 2 पाई। चाप की लंबाई, अच्छा एरिया आपसे पूछा है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा थीटा 60 डिग्री बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ये आर आपके पास है, इसका स्क्वायर करो तो 11 11 बटा 2 पाई 2 पाई, यही आएगा ना? बस इसी को तो सिंप्लीफाई करना। पाई कट गया, पाई की जगह 22/7 रख दो। 60 बटा 360 कटा तो क्या आ गया? 1/6। 11 गुणा 11 बटे 2 इंटू 2 हो गया, एक तो 4, और ये हो जाएगा 22/7। तो ये हो गया 77 बटा 48। हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन।
120 मीटर परिमाप वाले वर्ग के अंदर बनाया गया बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा ये बनना चाहिए यार, ये आसान क्वेश्चंस हैं, अभी ये कठिन सवाल तो आए नहीं है। लॉजिक लगाओ। चलो देखो, स्क्वायर परिमाप कितना है 120, मतलब भुजा क्या हो जाएगी 30-30। बोलो, अंसारी जी बोल रहे हैं ए आएगा, बहुत बढ़िया। तो सर्कल जो बनेगा इसके अंदर वो ऐसा बनेगा, बड़े से बड़ा सर्कल, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा 15। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणा 15 का स्क्वायर। ए आंसर बिल्कुल सही। अंसारी जी, मीरा यादव जी, दोनों बच्चों का आंसर एकदम सही। भाई पेरीमीटर 120, मतलब पेरीमीटर आपको मैंने बोला था 4a बराबर 120, तो a बराबर बेटा 30 आ जाएगा ना, a बराबर 30 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चले बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, circumference of circle is 100 centimeter, the side of square inscribed in the circle is। सर्कमफेरेंस अगर सर्कल की क्या है 100, तो जो इसके अंदर बनेगा स्क्वायर उसकी भुजा क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, आपने पहले तो ये सर्कल बना लिया, फिर आपने इसके अंदर स्क्वायर बना लिया, ठीक। तो सर्कमफेरेंस मतलब 2πr, जो कि किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर ये तो 100 के बराबर है, ठीक। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 50, सॉरी 2r बराबर 100/π। बोलो ये ठीक। पाई को मैं बटे में लेके आ गया। मैं क्यों 2r निकाल रहा हूं, क्योंकि जो 2r होगा वो डायगोनल के बराबर होगा, होगा कि नहीं। स्क्वायर के डायगोनल के बराबर क्या हो जाए, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, और ये √2a के बराबर अगर भुजा a है, हाँ या ना। तो जो 2r है मतलब 100/π वो √2a के बराबर होगा। तो यहां से जो a निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 100/π और √2, ये मतलब बी आंसर। क्योंकि आप चाहो तो इसे √2 से गुणा √2 से भाग करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 और 100 कटेगा तो 50। तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा 50√2/π। बिल्कुल सही राकेश जी, बी आंसर है। बिल्कुल अंसारी जी, क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा इस बात को, ऐसा तो नहीं बाउंस हो जा रहा है। बेटा स्क्वायर अगर आप बनाओगे तो बेसिक चीज है कि जो रेडियस का डबल मतलब डायमीटर जो होगा डायगोनल के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शंकर जी बाउंस हो रहा है। देखो शंकर जी, बाउंस होने जैसा कुछ नहीं, जो डायगोनल है स्क्वायर का आप वो जानते हो कि √2a के बराबर है, कल मैंने आपको बताया था। और ये सर्कल का अगर सेंटर को एकदम सर्कमफेरेंस पे टच करोगे तो ये रेडियस होगा ना, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। तो 2r बराबर डायगोनल हो जाएगा, आर ये 2r की वैल्यू आपको पता ही है,
2r की जगह 100/पाई रखोगे तो a निकल के आ जाएगा ना। बोलो शंकर जी कहां डाउट आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन ये वाला करके बताओ भाई। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं अपन सॉल्व। देखो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल अगर पाई आर स्क्वायर तो सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो आपके पास जो सेमी सर्कल्स हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, पहला वाला ये जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है, फिर 2 ये छोटे छोटे सेमी सर्कल हैं। भाई पहले वाले सर्कल का रेडियस तो 14 है। बाकी आप इस बात को समझो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, कि ये देखो आपको सीधा सीधा ये समझना कि एक तो आधा सर्कल, पर ये आधा और आधा मिलकर क्या एक सर्कल पूरा नहीं हो जाएगा? ये आधा और आधा, और इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस 7 है, ये 7 है, तो भाई ये भी तो 7 ही होगा ना। तो एक तो आपके पास पूरा का पूरा सर्कल हो गया 7 रेडियस का, और एक सेमी सर्कल हो गया, एक सॉरी सेमी सर्कल अर्धवृत्त हो गया ऊपर वाला, जिसका रेडियस कितना है? 14। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई कमेंट्स वगैरह आप लोग के आ नहीं रहे। देखो एक तो भाई सेमी सर्कल है, और 2 सेमी सर्कल मिला के ये सर्कल पूरा हो जाएगा ना। तो एक तो मैंने सेमी सर्कल ले लिया पाई, रेडियस कितना है? 14 का स्क्वायर बाय 2, ये ऊपर वाले का आ गया, और नीचे 2 आधे आधे जो है इनको मैंने सीधा सीधा सर्कल पाई आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। ठीक, तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा, तो 14 का स्क्वायर 196 बाय 2 प्लस 49, कितना हो जाएगा ये? 98 प्लस 49। तो पाई की जगह आप क्या रखोगे? 22/7, 22/7। 98 प्लस 49 क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 1 17, 147, ये आ गया। तो 7 के पहाड़े से काटोगे तो बेटा 21, तो 462 आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि नहीं? एक तो आधा सर्कल है, बिल्कुल राकेश जी एकदम सही। 462 बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन। ए बी आपको दिया 4, बी डी आपको दिया 4√3 सेंटीमीटर। तो शेडेड पोर्शन, बेटा ये गलत है, सवाल छोड़ दो, इसको मत करो, ये करो। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक आयत है,
ए बी सी डी क्या है, अपना एक आयत है। ट्राइंगल ए बी ई का क्षेत्रफल 15 है। ई सी बराबर जो है ट्वाइस ऑफ बीई, ई सी बराबर ट्वाइस ऑफ बीई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल करने लायक है, ये हो जाना चाहिए अब आप लोग से। देखें होता है या नहीं होता। देखो, अगर एरिया है 15, किसका, वो भी इस ट्राइंगल का, है ना। बहुत ध्यान से समझना, मैं करने के लिए बहुत सारे तरीके लगा सकता हूं, पर मैं ये एरिया इसका 15 है। अब ये अगर x है तो ये डबल है। ये अगर x है तो डबल मतलब x और x, मैंने दो हिस्से और लगा दिए यहां पे, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है, क्योंकि डबल है ना, डबल, क्योंकि भाई यहां पर लिखा है EC बराबर क्या है, BE का डबल। BE अगर x है तो EC क्या होगा, 2x होगा। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं? अब समझो मेरी बात को। अगर मैं यहां पर एक और लाइन ड्रॉ करूं, एक और लाइन, तो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर इसका एरिया 15 है तो बेटा इसका भी एरिया 15 होगा, क्योंकि दोनों की हाइट भी बराबर है और दोनों का बेस भी बराबर है। ठीक, बोलो हाँ या ना। कि भाई अगर ये 15 है तो इसका भी तो एरिया क्या होगा, 15। तो मतलब पूरे के पूरे ये जो रेक्टेंगल आपका बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल आपका बन रहा है, इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 30। 30 हो जाएगा। तो भाई यहां पर दो ऐसे और रेक्टेंगल बनेंगे 30-30 एरिया वाले, क्योंकि ये अगर x है तो यहाँ पे x और x के दो हिस्से और बन जाएंगे ना। तो ये 30 है तो 30-30 के दो और बन गए, टोटल कितना हो गया, 90। बिल्कुल शंकर जी, आपका आंसर एकदम सही। मैंने कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाया, मैंने बगैर फॉर्मूला के कर दिया, एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। बोलो बात समझ में आ गई। बिल्कुल मीरा जी, देखो पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको पता था 15, तो मैंने यहां पर एक लाइन खींची और मैंने कह दिया कि इस वाले ट्राइंगल का भी क्या होगा, 15। अगर ये x है तो ये उसका डबल है, अगर ये डबल है तो यहां पर ऐसे दो और रेक्टेंगल बन जाएंगे जिनका एरिया सॉरी, जिनका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरे रेक्टेंगल का तो 30 हो गया ना, तो यहाँ पे 30-30 के दो और बन जाएंगे, तो टोटल एरिया तो 90 हो गया। बोलो मीरा जी, अभी बात समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। ये रहा सवाल। यहां पर दिए गए चित्र में केंद्र में वर्ग है जिसके चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। तो इस क्षेत्र में गुलाब के पेड़ लगाने हैं। यदि प्रत्येक गुलाब के पेड़ को 6 वर्ग मीटर का क्षेत्र चाहिए तो कितने पेड़ों की जरूरत होगी। आप टोटल एरिया निकाल लो पहले तो। टोटल एरिया, टोटल एरिया देखो कितना है। एक पेड़ के लिए अगर 6 एरिया चाहिए तो कितने पेड़ लग जाएंगे, वो आप बहुत आसानी से फिर निकाल पाओगे। हाँ जी बेटा।
चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, सबसे पहले आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे। अब आपको ये पता है कि आधा सर्कल इधर, आधा सर्कल इधर, आधा सर्कल इधर और आधा सर्कल इधर मिलाकर टोटल कितने सर्कल हो जाएंगे? तो बेटा टोटल यहाँ पे 2 सर्कल हो जाएंगे कि नहीं? आधा सर्कल ये भी है और आधा सर्कल इधर भी है, तो कुल मिला के एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, टोटल 2 सर्कल हो गए। ठीक है ना? तो एरिया अगर इसका स्क्वायर की साइड अगर 21 है तो बेटा सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 21/2। 21/2 रेडियस के कितने हैं? तो आप कहोगे सर 21/2 रेडियस के 2 हैं। 21/2 रेडियस के कितने यहां पर? 2 हैं। ठीक है ना? 189 आ रहा है। ठीक है राकेश जी, अपन चेक कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पर यहां पर 2 सर्कल है प्लस एक स्क्वायर है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 प्लस 21 इंटू 21, ये निकल के आ रहा है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एक 2 से 2 कटा, एक ये कटा, ये हो गया 11, ये हो गया 3, तो मेरे पास 21 कॉमन लेने के बाद, मैंने 21 कॉमन ले लिया तो 33 प्लस 21 ये बन रहा है। तो कुल मिला के मेरे पास एरिया आ रहा है 21 इंटू 54 ये। पर हमें पता है कि एक पेड़ को 6 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दूं तो 189 एकदम सही आंसर निकाला है जी आपने, एकदम सही आंसर निकाला है। बहुत बढ़िया राकेश जी। भाई एक पेड़ को चाहिए 6, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा ना कि कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। बेटा बात समझ में आ रही है कि सभी को? ठीक, देखो मीरा जी, मैंने क्या किया बेटा, एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आधा ये एक सर्कल, आधा ये एक सर्कल, तो टोटल 2 सर्कल हो गए, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है कि अगर भुजा 21 है तो भैया रेडियस तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना, 21/2, तो सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो आर हो गया 21/2 प्लस स्क्वायर का एरिया सीधा सीधा साइड अगर 21 है तो बेटा स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर होता है, तो टोटल एरिया ये निकल के आ गया, मतलब 21 गुणा 54 निकल के आ गया। मैंने कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक पेड़ को कितना चाहिए? 6 का एरिया, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे तो कितने पेड़ लग जाएंगे? 189 आपका आंसर है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, गिवन फिगर डायमीटर ऑफ द बिगेस्ट सर्कल इज, biggest semicircle 56 and the radius of the smallest circle is 7 centimeter, the area of shaded part का निकालना है। अब यहां पर एक तो ये नहीं दिया कि C जो है मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये जो C है ना बेटा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मान के आप ट्राई करो। अगर अपन मिड पॉइंट नहीं भी मानेंगे ना, आंसर तो भी निकल के आएगा, आंसर तो भी निकल के आएगा, कैसे भी कर सकते हैं अपन, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर फिलहाल वो मिड पॉइंट जैसा लग रहा है तो अपन मिड पॉइंट मान के कर लेते हैं। ये 56 है अगर टोटल, तो भैया ये 28 हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14 छोटे वाले सर्कल्स का, और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है? 7। ठीक, तो पहले बड़ा सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2, आधा है वो, है ना? बड़े वाले सर्कल में से ये छोटे छोटे आपको 3 माइनस करने हिस्से, क्या क्या माइनस होगा? बड़ा का तो ये हो गया पाई बाय 2 इंटू 28 का स्क्वायर, ये बड़े वाला सेमी सर्कल। इसमें से छोटे छोटे माइनस करोगे, माइनस पाई 14 का स्क्वायर बाय 2, माइनस पाई 14 का स्क्वायर बाय 2, 14 का स्क्वायर बाय 2,
और माइनस सीधा सीधा पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ये तो आधे आधे सर्कल है, हालांकि मैं मिलाकर आधा आधा में एक सर्कल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर अपन लिख सकते हैं चाहे तो। और एक ये बात समझ में आ रही है बेटा, बड़े वाले सेमी सर्कल में से जिसका रेडियस 28 है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 सेमी सर्कल में से दो छोटे सेमी सर्कल घटेंगे और एक ये वाला घटेगा, है ना। तो पहले तो आप कहोगे सर पाई कॉमन ले लो सब में से, चलो ठीक, पाई कॉमन ले लिया। तो पाई कॉमन लेने के बाद 28 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, क्योंकि 14 स्क्वायर बाय 2 14 स्क्वायर बाय 2 सिर्फ 14 स्क्वायर बचेगा, है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा पाई अपॉन में आपने क्या ले लिया, 462 आ रहा है, बढ़िया। तो मैं देखो, हालांकि मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, पर मैं क्या कह रहा हूं कि आप यहां पर से 7 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचेगा 16 माइनस 4 माइनस 1 बटे में 2 भी है, तो 8 मतलब पाई है इंटू 7 का स्क्वायर है, 8 में से 5 गए तो बचे 3, तो 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 3, ये कट गया, तो 462 बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। 42 गुणा 11 462 निकल के आ जाएगा। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन बेटा आपके ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो, मेरा काम यहां तक समझाना है आपको कि बस बाकी वैल्यू ऑफ पाई की जगह 22/7 रख ही लोगे, पाई की जगह वैल्यू क्या रखोगे भाई, 22/7 रखोगे, है ना। बिल्कुल एकदम सही बेटा, एकदम सही। आप 28 का स्क्वायर हल करो, 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 7 स्क्वायर, आप वो हल करके भी कर सकते हो, पर मैंने तो 7 का स्क्वायर कॉमन लिया। हाँ, कॉन्सेप्ट समझना है बेटा सिर्फ कि बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये छोटे छोटे सेमी सर्कल घटाओगे और एक ये सर्कल घटाओगे, तो सेमी सर्कल्स का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और सर्कल का सीधा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक, तो भाई मिलते हैं फिर कल की क्लास में, मेंसुरेशन को कंटिन्यू करेंगे अपन कल, है ना। तो कल मिलते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल अभी करने बाकी हैं, है ना। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी अपन आगे और करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।